नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अप्रैल 2023 की मंथली मैगजीन के साथ। मंथली मैगजीन में सबसे पहले हम राज व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी चर्चा में रहा। सहकारी संघवाद, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, आधार। इसके अलावा भारत में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन और संक्षिप्त सुर्खियां जैसे ग्रामीण शहरी क्षेत्र, राष्ट्रीय दल का दर्जा, राज्यपाल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसके अलावा न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी, इसके अलावा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये सारे चर्चा में रहे। और वचन विबंधन का सिद्धांत, इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023, ये सब चर्चा में रहे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इन बिंदुओं को हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पश्चात हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत भूटान, भारत लैटिन अमेरिका, भारत ईरान और आर्मेनिया, एक त्रिपक्षीय समूह जो हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP। इसके अलावा फिर संक्षिप्त सुर्खियों में हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। फिर अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। फिर सिक्योरिटी जैसे अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण यानी कि वेपराइजेशन ऑफ द स्पेस एंड वामपंथी उग्रवाद एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE। फिर संक्षिप्त सुर्खियाँ। फिर पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जानेंगे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, चक्रीय अर्थव्यवस्था, भूजल। और फिर हम सामाजिक मुद्दों में महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, जैसे स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, फिर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और फिर हम समझेंगे 2019-20 के लिए 7वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी कि नेशनल हेल्थ अकाउंटेंट, तो ये समझेंगे। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स उसको समझेंगे, NHA को। और फिर विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023, फिर वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023, संक्षिप्त सुर्खियों में। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को समझेंगे। LIGO इंडिया परियोजना समझेंगे। डार्क मैटर का मानचित्रण समझेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन समझेंगे। और जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन समझेंगे। और उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन की पहल को समझेंगे। और ये सारी चीज़ें हम समझने के बाद संस्कृति कल्चर से जुड़े बहुत सारे मुद्दे समझेंगे, जैसे उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराएं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, राजा रवि वर्मा। और फिर कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। फिर नीति शास्त्र से जुड़ा एक मुद्दा समझेंगे, प्रवासन से जुड़ी नैतिकता। फिर संक्षिप्त में हम सुर्खियों में योजनाओं को समझेंगे, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। शुरू करते हैं हम राज व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। उसका पहला मुद्दा है मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में अप्रैल 2023 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले को 50 साल पूरे हो गए हैं। 24 अप्रैल 1973 को इसका नतीजा आया था और 24 अप्रैल 2023 के दिन इसको 50 साल पूरे हो गए। इस वाद से जुड़े निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित 24 अप्रैल 2019 में। ये फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या? आपने जब पॉलिटी में पढ़ा तो आपने समझा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान में जिसे संसद अपनी संशोधन करने की शक्ति के द्वारा संशोधित नहीं कर सकती। सबसे पहले ये समझते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या और ये धीरे धीरे कैसे प्रक्रिया में आया। ठीक है, तो आपको बता दें ये वाद केरल राज्य सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित हैं। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963, केरल में भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1963। उस अधिनियम के तहत 1963 में ये केस होता है और 1963 के 10 साल बाद 1973 में इसका निर्णय आता है। तो केरल भूमि सुधार बनाम केशवानंद भारती वाद 1963। केरल राज्यवाद मतलब ये है। और ज़मीन और मठों के आसपास भूमि का अधिग्रहण करने के लिए केरल राज्य सरकार ने ये किया। राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगा। अब देखिए 25, 26 और 31 में जो अधिकार निहित हैं उन पर इनके तहत इन पर आरोप लगा। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ के द्वारा की गई। ये सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी और 7-6 से इसका निर्णय आया।
और इसमें जो केशवानंद भारती मामला है, इसके तहत क्या निर्णय आया मैं आपको बताता हूँ। इस बात से जुड़े मुख्य निष्कर्ष। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसमें मूल ढांचा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया। मतलब उसमें कहा गया कि भाई जो ये 1963 का मामला है वो ठीक है, 24वां संविधान संशोधन ठीक है, लेकिन इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। यानी कि ये निर्णय दिया गया कि संसद संविधान किसी भी भाग को प्रावधानों को संशोधित कर सकती है बशर्ते मूल अधिकारों की मूल ढांचे की जो उसमें जो स्ट्रक्चर मूल ढांचे को वो बदल नहीं सकती। यानी संविधान को मूल अधिकारों सहित सभी भागों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूलभूत विशेषताओं जैसे मूल सिद्धांतों में परिवर्तन उसकी क्षति या उसका लोप नहीं होना चाहिए। इसे ही मूल ढांचे का सिद्धांत हम कहते हैं। और गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको निर्णय बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये धीरे धीरे ये मूल ढांचे का सिद्धांत प्रक्रिया में कैसे आया। इसी से जुड़े मामले बहुत सारे हैं। 1950 गोलकनाथ मामला तो 1967 का है। 1950 में है A.K. गोपालनवाद। 1951 में शंकरी प्रसादवाद। 1965 में सज्जन सिंह वाद। 1967 में गोलकनाथवाद। 1971 में ये हो गया 24वां संविधान संशोधन। और 1972 में हो गया 25वां संविधान संशोधन। और 1973 में ये निर्णय आया केशवानंद भारती मामले का, जो मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव माना जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत नहीं दिया था। अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर 1950, 1951 और 1965 के 3 मामले हैं। 1950 का गोपालनवाद, 1951 का शंकरी प्रसादवाद और 1965 का सज्जन सिंह वाद। इन तीनों में ही ये कहा गया कि 368 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हैं। 1950, 1951, 1965 में ये निर्णय दिया गया, क्योंकि इस समय जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ी सी ताकतवर हो रही थी, इसलिए। 1967 गोलकनाथवाद के मामले में ऐसा कहा गया कि अनुच्छेद 368 ने संसद की संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है। मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है। मतलब मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई 1967 में गोलकनाथवाद में। ठीक है। 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 24वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया। किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हैं, ऐसा कहा गया। यानी गोलकनाथवाद में तो ऐसा कहा गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन 1971 में जब संविधान संशोधन कर दिया गया, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया और संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 1971 के 24वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। और इसमें यह बताया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन जो विधि हैं, यानी कि ऐसा अनुच्छेद 13 में ऐसा लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधि यानी लॉ नहीं है, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद क्या है? संसद विधि नहीं है, लॉ नहीं है। संविधान संशोधन जो होता है वो लॉ नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि मुआवजा शब्द को पर्याप्त मुआवजा रकम से बदलकर संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई। अनुच्छेद 13 के तहत ये बदलाव किया गया। अनुच्छेद 13 में स्पष्टतः लिखा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की जिक्र किया गया संविधान में, 12 से 35 तक, और 12 और 13 दोनों में इसका जिक्र किया गया कि 13 में ऐसा स्पष्ट किया गया कि अल्पीकरण किया जा सकता है संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों का। तो 13 के तहत ऐसा कहा गया कि अनुच्छेद 13 में संविधान संशोधन जो है वो विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऐसा 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई। और इसी का फ़ायदा उठाकर 1971 के इस 24वें संविधान संशोधन का फ़ायदा उठा करके जो एक संपत्ति का अधिकार है उसको बदल दिया गया, और उस संपत्ति के अधिकार में जो मुआवजा शब्द है उसको मुआवजा रकम से बदल करके संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई 1971 के इसी 24वें संविधान संशोधन का लाभ उठा करके। इसके अलावा मूल अधिकारों में DPSP को प्राथमिकता दी गई। मूल अधिकारों पर DPSP को
प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 39B और 39C के मामलों में न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगा दिया गया। 39B और 39C के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब न्यायिक समीक्षा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन पर 39B और C पर न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगा दिया गया। ठीक है। और 1972 में 25वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें भी यही चीज़ें सामने आई। यानी 24 और 25 में 1971 और 1972 में ये चीज़ें हुई कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। ऐसा संविधान संशोधन करके संसद ने बदला और फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब संविधान में ही संशोधन हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, संविधान में जो लिखा है उसके ही संरक्षक हैं हम। और फाइनली फिर 1973 में केशवानंद भारती मामला आता है और उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत की मतलब सामने आता है मूल ढांचे का सिद्धांत। और ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें केशवानंद भारती मामला या मूल ढांचे के सिद्धांत से जुड़े कुछ मुख्य निष्कर्ष देखें तो पहला तो ये है कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया केशवानंद भारती मामले में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। उसने कहा कि 24वां संविधान संशोधन जो संसद ने किया वो ठीक है। साथ ही ये भी निर्णय दिया कि संसद मूल ढांचे के सिद्धांत को नहीं बदल सकती। इसके अलावा केशवानंद भारती मामले से जुड़े एक निर्णय में ये हुआ कि गोलकनाथवाद जो मामला 1967 में गोलकनाथवाद में कहा गया कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको बदल दिया गया और गोलकनाथवाद मामले को यहाँ पर केशवानंद भारती मामले में एकदम पलट दिया गया। यानी कि गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास, लेकिन मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं। अनुच्छेद 368 में शक्ति भी दी हुई और प्रक्रिया भी दी हुई किस प्रकार से होगा। साथ ही संसद की संविधान संशोधन करने की ये शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ अलग अलग हैं। यानी कि संसद संविधान संशोधन करने की शक्तियाँ अलग है और विधायी शक्तियाँ अलग चीज़ हैं। मतलब ये है कि गोलकनाथवाद मामले में स्पष्ट कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, लेकिन गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया गया यहाँ पर। और इससे जुड़े कुछ अन्य निर्णय बताएं तो 25वां और 29वां संविधान संशोधन इसमें जिक्र करने योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़ करके 25 से 29वें संविधान संशोधन के अन्य भागों को वैधता को बरकरार रखा। यह भी कहा गया कि उद्देश्य का यानी प्रियम्बल संविधान का एक भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा केशवानंद भारती मामले 1973 के मामले में सामने आया। अब सबसे पहले ये समझते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत आता क्या है। तो भारत की संप्रभुता से जुड़े कुछ मामले, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, इसके अलावा कल्याणकारी राज्य का निर्माण, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, इसके अलावा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, इसके अलावा संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, इसके अलावा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन, ये सब मूल ढांचे का भाग हैं। यानी कि कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग हैं उसमें है भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन। मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में आपको बताएं तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान है जिनमें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता या निरस्त भी नहीं कर सकते। भारत में संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या देखिए। सबसे पहले इसका महत्व एक ये है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी जो तानाशाही है उसे रोका जा सकता है। इसके अलावा संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि संविधान के एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित रखते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। ठीक है, संविधान जीवंत दस्तावेज है और समय के साथ कुछ जरूरी चीज़ों को जो बदलने के बाद संविधान है वो इसी रूप में बना रहे। इसके अलावा मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व ये है कि इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे कई सिद्धांतों के मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। इसके अलावा ये महत्व है कि ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमज़ोर ना हो।
इसके अलावा ये संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मूल ढांचे का सिद्धांत। ये सब तो इसके महत्व हो गए। अब हम समझते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां ये हैं, पहली चुनौती ये है कि मूल ढांचे के दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि मूल ढांचा कहाँ तक विस्तारित है, मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। इस संदर्भ में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मूल ढांचे की अलग अलग व्याख्या और भ्रम की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता का विस्तार होता है। न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविटीज में बढ़ता है। मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग से न्यायालय जनता में से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित संविधान संशोधनों को अमान्य घोषित करने में समर्थ हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार के लिए पारित किया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया गया। 2019 का NJAC कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और हो सकता है ये ज़रूरी था लेकिन फिर भी इसको रद्द कर दिया गया। तो इस प्रकार न्यायिक सक्रियता बढ़ती है। ये मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों को एक सीमा आरोपित करता है। ये संसदीय संप्रभुता के लिए सिद्धांत के समक्ष एक चुनौती के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे को प्राप्त हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। इस आधार पर ये कदम संघवाद, पंथ निरपेक्षता, आत्मनिर्णय के अधिकार यानी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को कमज़ोर करता है। ध्यातव्य है कि 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इसके अलावा ये चुनौती हमारे सामने आती है कि संविधान संशोधन में कठिनाई आती हैं। इस सिद्धांत के कारण संविधान संशोधन में कठिनाई आती है। भले ही ऐसे संशोधन जरूरी हो, सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में हमारे सामने ये चुनौती आती हैं। ये इसके सामने संविधान के मूल ढांचे के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए ऐसे में? इससे पहले मैं आपको बताऊंगा मूल ढांचे के सिद्धांत का इस्तेमाल और समय समय पर इसका क्रम विकास कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1975 से। 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद हुआ। देखिए, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया और आपातकाल के दौरान ये मामला आया। तो इंदिरा गांधी केस बनाम राजनारायणवाद ने 1975 में केस किया। इस केस के जरिए से मूल ढांचे का सिद्धांत कैसे आता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संशोधन अधिनियम 1975 को अमान्य घोषित कर दिया। पहली बार लागू किया गया क्योंकि 1973 में मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या आ गई और 1975 में जब ये आया सामने तो इसका 1975 में जैसे ही इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संविधान संशोधन को 1975 वाले 39वें संविधान संशोधन को अमान्य घोषित कर दिया। ध्यातव्य है कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। फिर 1975 के बाद 1980 में इसका मिनर्वा मिल्स मामले में ये सामने आता है। संसद संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर संविधान की मूल संरचना को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा सकती, ऐसा 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया। इसके अलावा 1981 में वामन राव बनाम भारत संघवाद 1981 में ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद अधिनियम संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, बाद के संशोधनों पर लागू होगा, ऐसा वामन राव बनाम भारत संघवाद में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उससे पहले वाले संशोधनों पर लागू नहीं होगा, अर्थात ये प्रभाव पूर्वव्यापी नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। इसके बाद अगर 1992 का किहोतो होलोहन बनाम जाचिलुवाद देखें तो किहोतो होलोहन बनाम जाचिलुवाद में इसके तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे में शामिल किया गया था। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में मूल ढांचे में विधि के शासन को शामिल किया गया। इसके अलावा 1994 में SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 के तहत इसमें पुनः दोहराया गया कि संघवाद भारत की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा और सामाजिक न्याय मूल ढांचे के सिद्धांत का ही हिस्सा है। अब हम समझते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। तो परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो किसकी, मूल ढांचे के सिद्धांत की। ऐसा यही तो कर सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं बताओ। परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मूल ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट द्वारा उन मूल्यों एवं नैतिक सिद्धांतों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आगे की राह में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि इस सिद्धांत को सभी मामलों पर सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके।
इसके अलावा न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए, यानी कि न्यायालयों को संविधान के संशोधन की व्याख्या या मूल ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों में संयम बरतना चाहिए। साथ ही न्यायालयों को शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा जन जागरूकता एवं जन भागीदारी होनी चाहिए। मतलब ये मूल ढांचे के सिद्धांत के महत्व और देश के शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो ये था हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत। अब हम समझेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हमारा टॉपिक दूसरा, और वो है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि अप्रैल 2023 में ये सुर्खियों में क्यों है। तो वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 2023 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था उसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए? 30 वर्ष, इसलिए चर्चा में है ये। तो ध्यान दीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन है क्या। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 74वां भी 1992 में ही हुआ। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है इसमें 73वें में। और भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे हम भाग 4 कहते हैं। भाग 4 भाग क्षमा कीजिएगा 9 है, 4 नहीं है। भाग 9 जो है वो जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भाग 9 जो है संविधान में इसके द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक इसमें शामिल किए गए 9वें भाग में। और संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, अनुसूची 11वीं, और इसमें 29 पंचायतों के लिए कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन 1992 देखें तो उसमें शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और 243 ओ के बाद 243 पी से लेकर के 243 ZG तक इसमें प्रावधान शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और 18 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। तो इसमें कुल मिला के वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी और इससे त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का निर्माण हुआ था। इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया था। 24 अप्रैल, इसी महीने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में रीवा जो है उस रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे यानी कि NPRD मनाया था। ध्यातव्य है कि मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दी गई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मतलब ये है कि मध्य प्रदेश संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था 73वां संविधान पंचायती राज से जुड़ा, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। तो उसमें नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया इसी 24 अप्रैल के दिन। और यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आई हैं, एक ऊपर मैंने जिक्र किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, तो उसका जिक्र किया था मैंने, इसलिए फुल फॉर्म बता देता उसकी। इसके अलावा अब हम देखें इससे संबंधित अन्य तथ्य 73वें और 74वें संविधान संशोधन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अगर देखें हम तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत प्रधानमंत्री ने एकीकृत ग्राम राजस्व और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने ग्राम राजस्व पोर्टल और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी G गवर्नमेंट और मार्केट यानी और मार्केट प्लेस यानी M, तो G बड़ा और छोटा और M, ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस और ग्राम राजस्व ये पोर्टल का उद्घाटन किया। ग्राम राजस्व और GEM यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल को एकीकृत करने का उद्देश्य पंचायतों को ग्राम राजस्व प्लेटफॉर्म का लाभ प्रदान कराते हुए सीधे गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के माध्यम से अपनी वस्तु एवं सेवाओं को खरीद को सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इस दौरान प्रधानमंत्री ने चुनिंदा लाभार्थियों को स्वामित्व
संपत्ति कार्ड सौंपे। स्वामित्व क्या है, इसकी फुल फॉर्म में अगर आपको बता सकूंगा तो बताऊंगा। ये देश में स्वामित्व योजना जो है, स्वामित्व के तहत संपत्ति कार्ड सौंपे और स्वामित्व के हैं योजना है। इसके तहत 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरण की उपलब्धि का प्रतीक था। स्वामित्व योजना गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना है। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो सर्वे का एस हो गया, ऑफ विलेजेस का वी हो गया, तो सर्वे ऑफ विलेजेस का SVA, फिर एंड का ए हो गया, तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग का M, और इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का MIT, और V विलेजेस और AN एरिया। तो इस प्रकार स्वामित्व योजनाएं बन गई हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी सर्वे ऑफ विलेजेस यानी गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण, गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण, सर्वे ऑफ विलेजेस, गांवों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना। ठीक है, अब हम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है केंद्र राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत और नगर पालिका की शक्ति और संसाधनों तथा निर्णय निर्माण के अधिकार को हस्तांतरण करना। मतलब ये है कि सेंट्रल सरकार से, राज्य सरकार से मतलब नगर पालिका और पंचायतों तक शक्तियों को हस्तांतरित करना, संसाधनों को हस्तांतरित करना, निर्णय और निर्माण को भी हस्तांतरित करना, मतलब उस निर्णय और निर्माण के अधिकारों को हस्तांतरित करना है। उसके हस्तांतरण से भारत में विकेंद्रीकरण या यूँ को डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ ये हुआ। संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को 1992 में पारित किया था, जिन्हें 1993 में लागू किया गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की उल्लेखनीय उपलब्धियां अगर समझाऊँ मैं आपको, तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रमुख उपलब्धियों में सबसे पहला है महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण इससे बड़ा है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण काम हुआ है कि महिलाओं को SC/ST के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव इससे देखा जा सकता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी पंचायतों और ग्रामीण स्तरों पर शक्तियाँ दिए जाने से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण कैसे हुआ। देखिए 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के लागू होने के बाद निर्वाचित महिलाओं का प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 49% है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी कि इलेक्टेड वीमन क्या कहते हैं प्रतिनिधि को हम रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, तो इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि EWR। तो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि यानी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या लगातार बढ़ी है और लगभग इनकी हिस्सेदारी लगभग 49% वर्तमान में है, और जिनकी संख्या 14 लाख से अधिक है। 49% 14 लाख से अधिक हैं। साथ ही इन संस्थाओं में 4 लाख से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके पुरुष समकक्षकों की संख्या से अधिक हो गई हैं। राजस्थान में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में और केरल में। इसके अलावा महिलाओं और SC/ST के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके कारण महिलाओं के समुदाय पर आधारित कल्याण किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के साथ साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में भी अपराधों की रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति के सरपंचों प्रधानों द्वारा इस जाति की बस्तियों में सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु निवेश किए जाने की अधिक संभावना है। इससे भारत के पूर्ण रूप से पृथक गाँवों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा धन यानी फंड्स और कार्यों यानी फंक्शंस और पदाधिकारियों यानी कि फंक्शनरीज के हस्तांतरण के संबंध में अलग अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है, इससे उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए केरल राज्य ने 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया। 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया, यानी कि बहुत सारे राज्यों ने नहीं किया, लेकिन केरल ने
29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है। बिहार ने पंचायत सरकार के विचार को प्रतिपादित किया है और इसके अलावा विविध राज्यों जैसे ओडिशा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा को 50% से भी बढ़ा दिया है। अब हम समझते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष चुनौतियाँ। सबसे पहली चुनौती है सीमित शक्तियाँ और संसाधन। दूसरी चुनौती है आर्थिक असमानताएँ। तीसरी चुनौती है नौकरशाही से संबंधित बाधाएँ। और चौथी है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। पाँचवीं कह सकते हैं समानांतर निकायों का निर्माण। इसके अलावा सामाजिक असमानताएं, इसके अलावा उत्तरदायित्व का अभाव और इसके अलावा कमज़ोर क्षमता निर्माण भी इसमें चुनौती हैं। तो मैं एक एक करके सारी चुनौतियां बताता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि सीमित शक्तियां और संसाधन क्या है, किस प्रकार चुनौती हैं। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी PRI और नगरीय स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी ULB। तो PRI यानी पंचायती राज संस्थान और ULB यानी नगरीय स्थानीय निकाय। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को और PRI यानी पंचायती राज संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोई नियंत्रण प्रदान नहीं होता है। साथ ही ये केंद्र और राज्य के अनुदानों पर निर्भर होते हैं। विकास योजनाओं को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता बाधित होती हैं। तो ये शक्तियाँ और संसाधन से जुड़ी चीज़ें हैं, यानी कि शक्तियाँ और संसाधन उनके पास नहीं है खुद के पास। दूसरी चुनौती इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष है, वो है आर्थिक असमानताएं। मतलब कुछ राज्यों और जिलों के पास अन्य की तुलना में बेहतर संसाधन और अवसंरचना उपलब्ध होती हैं, इससे असमान विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा नौकरशाही से जुड़ी संबंधित बाधाएं भी हैं, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ को अपनी योजनाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नौकरशाही से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार शामिल हैं। अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं। PRI और ULB इससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यानी कि नियंत्रण खो देने के भय से केंद्र और राज्य सरकारें प्रायः सत्ता और शक्तियों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए इच्छुक नहीं होती हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति में विलंब इसका प्रमुख उदाहरण है। साथ ही इस आयोग की सिफारिशों को शायद ही कभी बजटीय योजनाओं में शामिल किया जाता है। मतलब इस आयोग की सिफारिशों को कभी भी बजटीय आयोग में शामिल नहीं किया जाता है। ये स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को भी कम करता है। इसके अलावा समानांतर निकायों का निर्माण नहीं है। समानांतर निकायों का निर्माण का मतलब क्या है? कई राज्यों ने पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को संभालने के लिए समानांतर निकायों का निर्माण कर लिया है। उदाहरण के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों को कार्यों की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक ग्रामीण विकास एजेंसी सृजित की है। तो इससे भी बाधित होती हैं PRI और ULB। इसके अलावा सामाजिक असमानताएं, मतलब महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रायः स्थानीय न्याय निर्णय की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव उनकी भागीदारी और प्रभाव को सीमित करता है। इसके अलावा उत्तरदायित्व का अभाव भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रभावित करता है। स्थानीय निर्णय और निर्माण की प्रक्रियाओं के में प्रायः उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी होती है। इसके कारण भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा कमज़ोर क्षमता निर्माण, यानी कि PRI और ULB यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास अपने कार्यों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीक और प्रशासनिक क्षमता नहीं होती हैं, प्रशासनिक क्षमता की कमी होती हैं। तो ऐसे में हम ये समझेंगे कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो इनको मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, आपको ध्यान से इनको समझना है। PRI को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। पहला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पहला महत्वपूर्ण जो कदम पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उठाया गया वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय को R लिख दो, ग्राम को G लिख दो, स्वराज को S लिख दो और अभियान को A लिख दो। तो RJSA रगसा। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? इससे स्थानीय विकास की ज़रूरतों के प्रति पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अधिक उत्तरदायी बनाने और उनकी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को इसलिए शुरू किया गया है। दूसरा है ग्राम स्वराज। तो ग्राम स्वराज का जिक्र मैंने अभी किया पहले। ये उपयोगकर्ता के अनुकूल और वेब आधारित पोर्टल है। इसके जरिए से ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा जोखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों में सबसे महत्वपूर्ण हम समझ सकते हैं सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान, पीपल्स प्लान कैंपेन PPC।
तो सबकी योजना सबका विकास, ये पीपीसी जो हैं, इसने देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। इन योजनाओं को एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां कोई भी सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है। मतलब यह है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो योजनाएं हैं, जो योजना को क्या कहते हैं हम, प्लान्स कह सकते हैं, प्लान ये योजना ही होता है। हाँ, तो ग्राम पंचायत यानी जीपी और डेवलपमेंट प्लान्स यानी कि डीपी। तो जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। किसको? पीपीसी को। पीपीसी यानी जन योजना अभियान, पीपल्स प्लान कैंपेन। तो पीपल्स प्लान कैंपेन, पीपीसी, सबकी योजना सबका विकास यानी जन योजना अभियान शुरू किया गया। और जन योजना अभियान जो है, इसके तहत ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है ऐसे देश भर में। और योजनाओं के तहत एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा इन योजनाओं को, जहाँ कोई भी योजनाओं की स्थिति को देख सकता है। सारी योजनाएं एक साथ मिल जाएगी आपको, जन योजना अभियान। इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि यानी कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड, BRGF के तहत कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड, BRGF। तो BRGF के तहत कुछ पिछड़े हुए स्तरों में, जिलों में फंड दिया जाता है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों को यानी PRI को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों में एक ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। और ये संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का काम करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इसके तहत अलग अलग मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को उन्हें चयनित करके अवार्ड दिए जाते हैं ताकि इससे एक शुद्ध प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। इसके अलावा स्वामित्व योजना का भी मैंने जिक्र किया अभी। तो स्वामित्व का मतलब क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेज एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना। गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना, स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये है स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करके उन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान करता है। इस प्रकार भूमि के स्वामित्व के मामले में सटीक डेटा उपलब्ध करा करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाया जाता है। ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, विकेंद्रीकरण से जुड़े कुछ मुद्दों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चुनौतियों को दूर करने के लिए वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना इसमें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो चुनौतियां मैंने अभी बताई। तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है कि सीमित शक्तियां और संसाधन जो हैं वो ठीक से हस्तांतरित नहीं हो पाते हैं, आर्थिक असमानताएं भी हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना चाहिए। इस लक्ष्य को वित्त आयोगों से अधिक धन आवंटन के माध्यम से वित्त पोषण के नवीन स्रोतों जैसे नगरपालिका बॉन्ड आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो वित्त हस्तांतरण को मजबूत करने के अलावा इसमें हम क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का निरंतर क्षमता निर्माण करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान जैसे समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बना सकते हैं। मतलब ये है कि सहभागितापूर्ण योजना निर्माण, बजट और योजनाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी के माध्यम से संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना। इसके अलावा आगे की राह में हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं।
यानी कि ऑनलाइन पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इसको कुशल कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही इनके संबंध में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी PRI के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने और सूचना तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। और इसमें महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सरपंच पति यानी प्रधान पति की प्रचलित अवधारणाओं को रोकने की मांग की है। यानी कि अगर मान लो कोई महिला सरपंच बनती है तो उसका पति ही सब कामकाज देखता है। इसको रोकने के लिए सरपंच पति या प्रधान पति जो प्रचलित अवधारणा है उसको रोकने की मांग की है। किसने? संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में इसकी मांग की है। रिपोर्ट ने इसके पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया है। सरपंच पति या प्रधान पति पद निर्वाचित महिला सरपंचों के लिए प्रॉक्सी के माध्यम से कार्य करने वाले उनके पति को संदर्भित करता है। अब हम समझते हैं सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद हमारा तीसरा टॉपिक है। सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है और हाल ही में सुर्खियों में क्यों है अप्रैल 2023 में? तो प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद को महत्व को रेखांकित किया है अप्रैल 2023 में, इसलिए ये सुर्खियों में आ गया। अब सहकारी संघवाद क्या है इसके बारे में समझते हैं। सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध को हम कहते हैं सहकारी संघवाद। साथ ही ये दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, न कि अलग अलग। मतलब सहकारी संघवाद में ये परिकल्पना की गई राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां जो हैं कोई भी सरकारी कार्य होती है उसको संयुक्त रूप से करने की कोशिश करें ताकि काम जल्दी से हो रहे हैं, इनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सहकारी संघवाद से जुड़ी बात ये हो सकती है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई विधियों को उपबंधित किया गया है। ठीक है, NITI यानी कि नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्य की जो है सहकारिता को बढ़ाने के लिए बना हुआ एक आयोग है और ये आयोग केंद्र और राज्य में सहकारिता को बढ़ाने के लिए काम करता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यतः प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग आधारित नीति निर्माण, केंद्र राज्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी एवं मूल्यांकन करना इसमें नीति आयोग के कुछ प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हैं। नीति आयोग क्या क्या करता है? नीति निर्माण, इसके अलावा केंद्र राज्य संवाद, इसके अलावा राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी और मूल्यांकन इसमें आदि शामिल हैं। सबसे पहले ये समझते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो 7वीं अनुसूची जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, मूलतः संविधान में 8 थी और 7वीं अनुसूची जो हैं वो हैं सूचियों से जुड़ी। इसमें मतलब केंद्र सूची, समवर्ती सूची और मतलब राज्य सूची में विषय बांटे गए हैं, कौन कौन से विषयों पर कौन कानून बना सकता है इस आधार पे। तो 7वीं अनुसूची ये समनुषंगिता के सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी यानी कि समनुषंगिता के सिद्धांत पर आधारित संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती हैं। ये समनुषंगिता के सिद्धांत का मतलब यहाँ पर क्या है आपको समझना चाहिए सबसे पहले तो। इसके अलावा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं इसमें की गई हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है राज्यों में भी मतलब केंद्र के द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के तहत सरकार मतलब ये है कि केंद्र स्थापित करती है उन अधिकारियों को, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में IAS है, IPS है, IRS है, इस तरह अखिल भारतीय सेवाओं में जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उन मतलब सेवाओं के तहत राज्यों में भी वो सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इससे एक सहयोग की स्थिति आपको दिखाई देती है। अनुच्छेद 312 के तहत ये अभिलेख अखिल भारतीय सेवाएं दिखाई देती है। इसके अलावा एकीकृत न्याय प्रणाली भी इसमें हमें लगता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में एक सहकारी संबंध है। तो राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली यहाँ है। और इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच में साझा हित के विषय पर चर्चा करने और जांच करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत एक इसके गठन का प्रावधान किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद।
ठीक। इसके अलावा अनुच्छेद 263 के तहत तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। 261 के तहत उपबंधित पूर्ण और विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड, यानी इसका मतलब ये है कि इसके तहत प्रावधान किया गया है 261 में कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों को देखें तो इसकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं और की गई हैं। इसके साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। अभी सांविधिक निकाय क्या है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली भी हैं। निकाय कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ना चाहिए। वित्त आयोग देखें तो संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना करने हेतु उपबंध किया गया है। मतलब ये है कि संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना के लिए वित्त आयोग की 280 के तहत स्थापना के लिए उपबंध किया गया है। संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों को मतलब अनुशंसा करने के लिए 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना। इसके अलावा अनुच्छेद 279 के तहत 279A के तहत जीएसटी परिषद हैं। जीएसटी जो है 279A के तहत हैं। दरों और विभिन्न कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी मतलब एक तरीके से परिषद हैं। अब हम समझते हैं भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आवश्यकता क्या है। देखिए, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए भी इसकी आवश्यकता है। संसाधनों की साझेदारी के लिए भी इसकी आवश्यकता है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। उसके उभरते हुए मुद्दों को सहयोग देने के लिए भी इसकी प्रमुख आवश्यकता है। तो आवश्यकता को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सहकारी संघवाद की आवश्यकता में सबसे पहले है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, यानी कि राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे सहयोग के माध्यम से वे समावेशी और संतुलित विकास प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, यानी कि केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि नीतियां राज्यों द्वारा लागू की जाती हैं। कई ऐसी नीतियां जो राज्य लागू करेगा और केंद्र उसमें सहयोग कर सकता है। तो इस प्रकार केंद्र सरकार की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्यों को सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा संसाधनों की साझेदारी मतलब क्या है कि सहकारी संघवाद जो है संसाधनों के उचित समान बंटवारे की सुविधा प्रदान करता है। इसके विकास के लिए सभी राज्यों को संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी इससे। इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करना मतलब यह सहकारी संघवाद राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इससे सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा उभरते हुए मुद्दों पर सहयोग होना चाहिए। मतलब सहकारी संघवाद ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को एक समन्वित तरीके से निपटाया जा सके। उभरते हुए मुद्दों मतलब जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, पर्यावरण संरक्षण है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। उभरते हुए मुद्दों पर संरक्षण जो है सहकारी संघवाद में मतलब सहयोग मिलना चाहिए। इसके अलावा समन्वित तरीके से इनको निपटाया जाना चाहिए। समन्वित तरीके से मतलब ये है कि सरकार के सभी स्तर पर इनको साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर के काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं भारत में सहकारी संघवाद की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियाँ हैं सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। इसमें एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राजनीतिक मतभेद भी एक चुनौती है। अंतर्राज्यीय विवाद होता रहता है, ये भी एक बड़ी चुनौती। इसके अलावा विविधता हमारे देश की भी इसमें एक चुनौती काम करती हैं। इसके अलावा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप भी एक चुनौती के रूप में आता है सामने। समझते हैं एक एक करके क्या है मामला। देखिए, सहकारी संघवाद में प्रमुख चुनौतियों में पहली है सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। कुछ मामलों में केंद्र राज्यों की तुलना में अत्यधिक शक्तियाँ केंद्र को जो है राज्यों के मामले में अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही केंद्र द्वारा ऐसे नियम और विनियम अधिरोपित कर दिए जाते हैं जो कुछ राज्यों को अपने लिए भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं। परिणामतः केंद्र और राज्यों के बीच में हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने हेतु किया गया था। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक तरह की आपदा आई थी कोविड महामारी, उसके दौरान प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा की गई और उन्हें उन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके अलावा चुनौती देखें तो राजनीतिक मतभेद इसमें एक बड़ी चुनौती है। मतलब ये है कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को लक्षित करने और उन्हें वित्त संसाधनों को से वंचित करने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। तो ये सहकारी संघवाद में एक प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राज्यवाद
अंतर्राज्यीय विवाद क्या है? प्रायः केंद्र सरकार में जल, भूमि जैसे संसाधनों पर अलग अलग राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए मांग की जाती हैं। इस प्रकार मध्यस्थता में केंद्र सरकार की पक्षपात करने के लिए आलोचना की जाती हैं। इसके अलावा विविधता, हमारे देश की, भारत में विविधता अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण यानी कि कस्टमाइज्ड अप्रोच की मांग करती हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और भी कठिन बन जाता है। इसके अलावा राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप का मतलब है इसके कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमी आती है। केंद्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तनाव को उजागर किया है। ज्ञातव्य है कि इन कानूनों का कई राज्य विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए आगे में क्या राह हो सकती है आगे में, तो इससे पहले हम समझेंगे भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं। तो इसमें कदम सबसे पहला तो ये है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। पहले राज्यों पर टैक्स राजस्व का हिस्सा 32% मिलता था, अब बढ़ा करके 42% हिस्सा कर दिया है। मतलब ये है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार ने या केंद्र ने केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का हिस्सा जो है 42% कर दिया 32 से। इसके अलावा राज्यों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय UDAY, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस A और योजना Y, तो UDAY के तहत वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। ये भी एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके अलावा राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की जाती हैं। राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा वस्तु सेवा कर यानी कि ग्रॉस एंड सर्विसेज टैक्स GST प्रणाली शुरू की गई। ये भी एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा विधिक कदम उठाए गए हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सभी मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठ के आयोजित करना नीति आयोग के द्वारा ये प्रमुख कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना नीति आयोग के द्वारा उठाया गया कदम, दूसरा कदम ये है। इसके अलावा नीति आयोग ने राज्यों के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शुरू किया है। इसके अलावा नीति आयोग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पदाधिकारियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करना और उनकी क्षमता का विकास करना भी महत्वपूर्ण समझता है। इसके अलावा पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरुआत किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम हम समझेंगे अभी क्या है, आगे समझेंगे, इसका एक टॉपिक आएगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम का। इसके अलावा भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना भी नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्विपक्षीय राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहलें करना भी नीति आयोग शुरू करता है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव करने हेतु मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई मतलब मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई, इसको हम कहते हैं साथ। तो मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई साथ जो है यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सस्टेनेबल एक्शन जो लिया जा रहा है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय जो कार्रवाई की जाती है साथ कार्यक्रम SATH कार्रवाई जो है सस्टेनेबल, S का मतलब A का मतलब एक्शन, T का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग और H का मतलब ह्यूमन कैपिटल। तो मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई साथ कार्यक्रम शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा और इसके तहत भविष्य के 3 रोल मॉडल जो हैं राज्यों की पहचान करना, उनका निर्माण करना भी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम हमारे सामने आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। तो प्रमुख चुनौतियां जैसे हमारे सामने आई थी कि भाई सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण है, राजनीतिक मतभेद इसमें दिखाई देता है। मान लो कोई सरकार केंद्र में किसी और की और राज्यों में अलग है, तो इसमें राजनीतिक मतभेद के कारण जो है उनको मतलब फंड से वंचित किया जाता है, वित्त के संसाधनों से वंचित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय विवाद होते रहते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय विवाद
जो हैं अलग अलग राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों की मध्यस्थता करने के लिए भूमि जैसे संसाधनों पर होते रहते हैं विवाद। इसके अलावा विविधता हमारे देश की जो हैं उसके तहत केंद्र और राज्यों का सहयोग जो है कठिन हो जाता है। इसके अलावा राज्यों के मामले में हस्तक्षेप जो है केंद्र करती है, इससे भी कठिनाई आती है। तो ऐसे में आगे राह क्या हो सकती है कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना चाहिए। मतलब ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसी स्वशासन इकाइयों को विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। यानी कि स्थानीय निकायों को सशक्त बना करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय हस्तांतरण करना। वित्तीय हस्तांतरण मतलब राज्यों को वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। और वास्तव में इसने बढ़ाया भी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम समझें तो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए। मतलब है कि विविध विवादास्पद मुद्दों जैसे भूमि, श्रम, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दे जो विवाद में रहते हैं राज्यों के बीच में, उन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र राज्य विवादों पर समाधान करना चाहिए। मतलब ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न जल के बंटवारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे, अंतर्राज्यीय सीमाओं और अन्य मुद्दों से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए अलग अलग अधिकरणों की स्थापना की है। अलग अलग अधिकरण जो बने हुए हैं उन अधिकरणों को समझना चाहिए। इसके अलावा उनके बातों को मानना चाहिए। ये विश्वास निर्माण और समन्वय एवं सहयोग के लिए अनुकूल परिवेश बनाने में सहायता करेगा। इसके अलावा पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना चाहिए। पैरा डिप्लोमेसी क्या है? प्रायः राज्य व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में राजनयिक उपाय अपनाने हेतु बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इसके लिए पैरा डिप्लोमेसी सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण है और बड़ा उदाहरण सामने उभर कर आ रहा है। राज्यों को देश के विकास में समान भागीदारी बना रहा है। राज्यों को देश के में समान भागीदारी बना रहा है। पैरा डिप्लोमेसी से तात्पर्य है विदेश नीति के विकेंद्रीकरण से। विदेश नीति मतलब राज्य भी विदेश नीति में कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो इससे जो है पैरा डिप्लोमेसी मतलब है कि विकेंद्रीकरण, राज्य भी सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में G20 के अध्यक्षता और अलग अलग शहरों में आयोजित बैठकें सहकारी संघवाद को और बढ़ावा देगी। और हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहे हैं। समावेशी निर्णय निर्माण सुनिश्चित करना यानी कि शासन में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी निर्णय निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए। तो इस प्रकार ये है सहकारी संघवाद। अब हम समझते हैं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में क्यों है अप्रैल 2023 में। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति। तो भारत में देखिए एक तो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पंचकुला के पास परमाणु क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहे हैं। किन किन के बीच में? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दोनों है और उनके बीच सीमा विवाद चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सीमा विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक हैं। तो गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक है। तो कर्नाटक और इनके बीच में महाराष्ट्र के बीच में विवाद किसको लेकर चल रहा है? दोनों के बीच में बेलगाम ज़िले को लेकर के विवाद हैं। बेलगाम ज़िले में ज़्यादातर मराठी भाषी आबादी निवास करती हैं। ये ज़िला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1956 में कर्नाटक के अधीन आया था और 1956 में पुनर्गठन अधिनियम के तहत तो ये कर्नाटक को मिल गया था। लेकिन इससे पहले मतलब ये एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो पूरी थी, मद्रास और कर्नाटक वगैरह उसमें शामिल था।
तो कुल मिला के यहाँ जो है मराठी भाषी आबादी निवास करती हैं, इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी विवाद चल रहा है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा में तो है ही है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख में भी दोनों के बीच में सरचू सीमा को लेकर के विवाद हैं। सरचू सीमा को लेकर विवाद हैं। ये लेह मनाली राजस्व मार्ग के पास स्थित हैं। लेह मनाली राजमार्ग के पास हैं सरचू सीमा, और इनको लेकर के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में सीमा विवाद हैं। इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी विवाद हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर के विवाद रहा था, और इनके बीच में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर के भी विवाद हैं। कनिका सैंड द्वीप, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसके अतिरिक्त हरियाणा पंजाब में भी विवाद हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तो था ही, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इनके बीच दो जगह विवाद चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का लद्दाख के साथ में, हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के साथ भी, हरियाणा का हिमाचल प्रदेश के साथ भी, और हरियाणा का पंजाब के साथ भी। पंजाब के साथ हरियाणा का चंडीगढ़ को लेकर के विवाद चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वह कर्नाटक केरल, कर्नाटक का महाराष्ट्र के साथ तो विवाद चल ही रहा है। कर्नाटक को बेलगांव को लेकर के महाराष्ट्र के साथ विवाद चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर आबादी क्षमा कीजिएगा, जिसमें ज़्यादातर आबादी जो हैं मतलब मराठी भाषी हैं। 1956 में कर्नाटक के अधीन आ गया था बेलगांव, उसको लेकर के विवाद चल रहा है कर्नाटक का महाराष्ट्र के साथ। कर्नाटक का केरल के साथ भी विवाद हैं। दोनों के बीच में कासरगोड को लेकर के विवाद चल रहा है। ये नगर केरल का भाग है जहाँ कई कन्नड़ भाषी लोग निवास करते हैं। मतलब केरल का वो क्षेत्र जहाँ कन्नड़ भाषी लोग निवास करते हैं वो कर्नाटक के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान में भी विवाद हैं। मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के विवाद चल रहा है। मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के विवाद चल रहा है गुजरात और राजस्थान के बीच में। तो विवाद मुख्य रूप से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के पंचकुला के पास परमाणु क्षेत्र को लेकर के, पंचकुला और पंचकुला के पास में परमाणु क्षेत्र जो है उसको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विवाद है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में सरचू सीमा को लेकर के विवाद है। हरियाणा पंजाब के लिए चंडीगढ़ को लेकर विवाद हैं। इसके अलावा कर्नाटक केरल के बीच में कासरगोड को लेकर विवाद है, और महाराष्ट्र कर्नाटक को लेकर बेलगांव के बीच में विवाद हैं। इसके अलावा गुजरात राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहे हैं। ओडिशा पश्चिम बंगाल में कनिका सैंड द्वीप को लेकर के विवाद चल रहे हैं। तो ये विवाद जो मुख्य रूप से चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये सीमा विवाद दोनों राज्यों के मध्य जो हैं क्यों चल रहे हैं। 123 गाँवों को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले ये विवाद जो है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो है इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और ये विवाद जो है दोनों राज्यों के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 123 गाँवों को लेकर चल रहा है। ये गाँव अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में स्थित हैं। 123 गाँवों को लेकर के ये समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारें इस पर सहमत हुई हैं कि भविष्य में इस विवाद को 123 गाँवों के अलावा कोई नया क्षेत्र या गांव शामिल नहीं किया जाएगा। ये 123 गांव हैं। इसमें जो MOU पर यानी समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उसकी बात हो रही है। दोनों राज्य सरकारें इस पर बात पर सहमत हुई हैं इस ज्ञापन के द्वारा कि 123 गाँवों के अलावा कोई नया क्षेत्र या गांव शामिल नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षरित MOU यानी कि समझौता ज्ञापन इनमें से पहले 34 गाँवों के विवाद को समाधान पहले ही कर लिया गया है। 34 गाँवों के विवाद का समाधान पहले ही कर लिया गया इनमें से हस्ताक्षरित MOU के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा जून जुलाई 2022 की नामसाई घोषणा पत्र के माध्यम से 37 गाँवों के विवाद का समाधान किया गया था। इसके तहत एक सहमति बनी है कि 71 गाँवों में से अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम में शामिल किया जाएगा। 71 गाँवों में से अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को, 71 गाँवों में से एक गांव ऐसा है जिसको अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम में शामिल किया जाएगा। शेष बचे हुए 70 में से 10 गांव असम में ही बने रहेंगे और 60 गाँवों को असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को सौंप दिए जाएंगे। असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश को मिल जाएंगे। अब देखिए 123 गाँवों को लेकर विवाद चल रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। उसमें से देखिए इस MOU के अनुसार 34 गाँव तो पहले से निकल गए, तो 123 में से 34 ये निकल जाते हैं। और फिर जुलाई 2022 में नामसाई घोषणा पत्र जो है उसमें 37 गाँवों का विवाद समाधान किया गया है। तो 34 और 37 ये निकाल दें तो फिर बचते हैं 71 में से 70
गाँवों में से 10 गाँव तो असम के पास ही रहेंगे। मतलब 71 में से एक गांव जो है वो अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम को दिया गया। 71 में से एक गांव जो था वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम को दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश से असम को दिया गया, और असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश को 60 गांव दिए गए, और 10 गांव असम के पास ही रहेंगे। 60 गांव जो है असम के पास न रह करके असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को सौंप दिए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों राज्यों की ओर से विवाद का समाधान करने की शुरुआत जो है 2022 में 12 क्षेत्रीय समितियों के गठन के साथ हुई थी। इन समितियों के द्वारा सुझावों को दोनों राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण क्या है? कारण है औपनिवेशिक विरासत। अंग्रेज अपने शासन को सरल और आसान बनाना चाहते थे, जिससे भारत में प्रशासनिक एकीकरण तो हुआ किंतु सांस्कृतिक एवं भाषाई एकीकरण न हो सका। इससे लोगों की व्यक्तिगत पहचान और आवासीय क्षेत्रों के बीच असंतुलन स्थापित हो गया। अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं दोनों राज्यों पर सीमाओं पर नदियों, पहाड़ियों, जंगलों के रूप से जटिल भूभाग मौजूद हैं। इससे दोनों राज्यों के बीच भौतिक सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाना कठिन हो जाता है। इस लिए सीमा विवाद को समाधान करने के लिए अपर्याप्त तंत्र यहाँ पर हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में न्यायिक निवारण यानी कि जुडिशियल रिडर्सल और अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया है। दुर्भाग्यवश न्यायिक निवारण से राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है, और अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक भी कभी कभी ही होती हैं, और पिछले 16 वर्षों में केवल 2 बैठकें हुई हैं। अंतर्राज्यीय मतलब परिषद जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुधारने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को मतलब ठीक से किए जाने की आवश्यकता है। कुल मिला के बात ये है। अब हम समझते हैं दोनों सीमा विवाद के समाधान के तरीके क्या हैं। तो एक तो है न्यायिक निवारण, ठीक। दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल्स जो हैं क्षेत्रीय परिषदें, ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। न्यायिक निवारण तंत्र देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आरंभिक अधिकार के तहत राज्यों के विवादों का निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निवारण, ठीक है, निर्णय देता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या एक ओर से भारत सरकार या किसी राज्यों या दूसरी ओर से एक से अधिक या अन्य राज्यों के बीच में विवाद हो, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो ऐसे में अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट राज्यों के बीच विवादों को निपटा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या करेगी, इंटरस्टेट काउंसिल क्या करेगी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी 263 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकता है सीमाओं के बीच में, 2 राज्यों के बीच में विवादों को खत्म करने के लिए। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में करी जाती हैं, और इसे निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल जो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति गठित करता है, उसकी क्या क्या निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला यह है कि राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनका जांच करना, उस पर सलाह देना। इसके अलावा कुछ राज्यों अथवा संघ अथवा एक से अधिक राज्यों को साझा हित करने के लिए संबंधित विषयों की जाँच करना और उन पर विचार विमर्श करना। इसके अलावा ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही के लिए बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी इस विवादों को कम करने में किस प्रकार निभाती थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं क्षेत्रीय परिषदें। इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये केवल विचार विमर्शी और सलाहकारी निकाय होते हैं। अब ऐसे में देखते हैं गठित आयोगों और समितियों की गैर बाध्यकारी प्रकृति। तो सामान्य तौर पर वास्तविक और ज़मीनी स्थिति को समझने के लिए समिति को गठन किया जाता है। हालांकि इनकी सफलता और प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्णय मतलब है कि गठित आयोगों और समितियों की गैर बाध्यकारी प्रकृति देखें, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण देखें तो औपनिवेशिक विरासत। अंग्रेज जो हैं शासन में सरल और आसान बनाना चाहते थे, जिससे भारत में प्रशासनिक एकीकरण तो हुआ लेकिन सांस्कृतिक एकीकरण न हो सका। लोगों के व्यक्तिगत पहचान और आवश्यक क्षेत्रों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। दोनों राज्यों के बीच सीमाओं और पहाड़ियों, जंगलों में जटिल भूभाग मौजूद हैं।
और इसलिए उनको सीमा दर्शाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा सीमा विवाद के समाधान के लिए अपर्याप्त तंत्र हैं। अनुच्छेद 131 में न्यायिक निवारण तंत्र यानी जुडिशियल रिड्रेसल और 263 के तहत 131 के तहत जो हैं सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के विवादों में सुलझाव के लिए न्यायिक निवारण तंत्र दिया गया और 263 के तहत जो है राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की शक्ति दी गई है। दुर्भाग्यवश इन न्यायिक निवारण से राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों से निपटान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं वो कभी कभी ये बैठक करती है और 16 वर्षों में केवल इसकी 2 बैठकें सामने आई हैं। इसके अलावा गठित आयोगों और समितियों की गैर बाध्यकारी प्रकृति, सामान्य तौर पर वास्तविक और ज़मीनी स्थिति को समझने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। हालांकि इनकी सफलता इनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती हैं। अलग अलग समूहों में राजनीतिक हित भी अलग अलग होते हैं, इसलिए समूह इस समितियों की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका क्रियान्वयन उचित तरह से नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल सीमा विवाद को समाधान करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग का गठन किया था। हालांकि बेलगाम के संबंध में आयोग की सिफारिशों को महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं, यानी कि राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर्दल से संबद्धता और क्षेत्रीय हित भी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का कारण बन जाते हैं। राजनीतिक दल एवं नेता ऐसे विवादों को लोगों में संगठित करने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए माध्यम से उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव मतलब है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाधान के लिए दीर्घकालिक प्रयासों और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहता है, जिससे ये विवाद बनते रहते हैं। ऐसे में राज्य सीमाओं का तनाव और संघर्ष की स्थिति में वृद्धि होती है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? आपसी समझौते के दृष्टिकोण से आपसी समझौते के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मतलब ये कि सरकार को ऐसे दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे विवाद को पक्षकार सभी राज्यों को फायदा हो, किसी एक राज्य को क्षति दूसरे राज्य को लाभ की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विवाद का निवारण केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही केंद्र राज्यों को उचित मुआवजा भी समय पर देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए। मतलब ये है कि नीति निर्माताओं को विवाद के मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए। ऐसे में विवाद हल करने के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता से राजनीतिक समाधान खोजने हेतु अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही ये समाधान सभी पक्षों द्वारा बाध्यकारी भी होना चाहिए। इसके अलावा लोगों के बीच जागरूकता में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब ये राजनेताओं को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सीमाओं लाभों के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राजनेताओं को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि सीमाओं पर शांति होगी तो बेहतर अवसंरचना और कनेक्टिविटी और विकास संभव होगा। इसके अलावा सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि सभी स्थानीय लोगों को शामिल करने और सरकार लोगों के बीच में दूरी कम करनी चाहिए। इससे लोगों के मध्य संपर्क में भी वृद्धि होती है। सरकार को गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और छात्र संगठनों की सहायता से पारस्परिक सह अस्तित्व और विकास की अवधारणा का प्रसार करना चाहिए। इसके अलावा उचित पुनर्निवास नीति तैयार करनी चाहिए। कई बार सीमा विवाद का समाधान लोगों के विस्थापन का कारण बन जाता है। लोगों के अनुकूल समाधान नीति विवाद समाधान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण निभाएगी, मतलब शांतिपूर्ण बनाएगी। लोगों के बीच अनुकूल समाधान नीति मतलब विवाद समाधान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाएगी। साथ ही लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाने में भी सहायता करेगी। इसके अलावा लोगों में हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। मतलब ग्रामीण स्तर पर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने के लिए वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सकता है। साथ ही प्रभावी समाधान करने के लिए लोगों के हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।